हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों सर रामबाण सिद्ध होने वाला है? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं, फिर आपका क्वेश्चन बैंक से है, फिर आपका पीवाई क्वेश्चन है। मतलब मैंने एनसीईआरटी बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिया है। फिर आपके जितने भी क्यूसेक बैंक है, चाहे आपका विद्या हो, चाहे आपका अवतार हो, चाहे आपका राजीव हो, कोई भी प्रकाशन हो, उनमें से सभी का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। फिर आपका अनसॉल्व पेपर है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने सभी बुकों से मिलाकर इस वीडियो में एक एक प्रश्न को इंपोर्टेंट बनाकर लेकर आया हूं। आपके लिए बेहद ज्यादा रामबाण सिद्ध होगा ये क्वेश्चन। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा सामाजिक विज्ञान में और आप चाहते हैं कि 95 प्लस स्कोर कर ले, तो आप बस इस वीडियो को देख लीजिए और सभी प्रश्नों को लिख कर याद कर लीजिए बाबू। बस आपने इतना कर लिया ना, तो आपका यहाँ से 95 प्लस स्कोर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बुक का। ठीक है, और इससे 100% है कि बाहर नहीं जाने वाला है। ये मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दिया, तब आपके लिए सभी क्वेश्चन मैंने लाया है। एक एक प्रश्न एक कदम अपने आप में रामबाण सिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाबू। एक एक प्रश्न को लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कैसे लिखना है वो पर देखिए। ठीक है, आंसर लिखने से पूरा आपको नंबर नहीं मिलेगा वो। ठीक है, कैसे लिखना है वो पहले आप लोग समझिए। ठीक है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, थोड़ा सा पेन को थोड़ा मैं मोटा कर लूंगा वो। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप 2024 का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए और 2023 का। ठीक है, और ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये लगातार कई साल से पूछा जा रहा है प्रश्न कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखना है वो ध्यान से आपको समझिए। ठीक है, उत्तर लिखना है, हेडलाइन आना ब्लैक पेन से उत्तर। ठीक है, इसमें लिखना है कि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं अत्यंत प्रबल थी। उन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। लेकिन इस प्रयास का राजशाही और सैन्य शक्ति ने सम्मिलित रूप से दमन कर दिया। ठीक है, उनका उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आशा करती हूँ प्रश्न क्लियर हो गया बाबू कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण कीजिए। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न आता है और आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसको मैं आपको अगले अगले मतलब थोड़ा आगे बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 4 नंबर का था, फिर ये प्रश्न 6 नंबर का आएगा, तो आपको कितना लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण हो चाहे इटली का एकीकरण हो, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये दोनों प्रश्न यदि आपने तैयार कर लेते हैं 6 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर पक्का हो सकता है, 6 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, तो मैं आगे सभी क्वेश्चन को करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उसका मुख्य कारण क्या था? आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ये तो विकल्प प्रश्न बहुत बार पूछा है, कम से कम 2024 के 7 सेट में से 5 सेट में प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था ये भी लिखना है। ठीक है,
उत्तर में क्या लिखना है कि फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंटेबल है कि 1789 में क्या हुआ, वो फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति, फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। क्रांति क्या थी? मूल कारण थी। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्या थी? अब क्रांति का मूल कारण थी। लुई सोलहवें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ठीक है, ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेटस स्टेटस जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, उसका मुख्य कारण क्या था मैंने आपको बता दिया है। अब इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, बस आपको इतना ही तैयार करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं तैयार करना है। बस आपने जितना प्रश्न मैं इस वीडियो में करा दूंगा उसी को आपको तैयार करना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उसके समय इसमें क्या बाधाएं आए, उसका आपको क्या करना है? प्रमुख बाधाओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर लिखना है कि इटली के एकीकरण में उपस्थित प्रमुख बाधाओं का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, पहला है वियना की कांग्रेस। वियना की कांग्रेस पहला कारण था, वियना की कांग्रेस। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए ध्यान समझिएगा। नेपोलियन ने सारे इटली को जीतकर वहां एकता का संचार किया किया था, किंतु उसकी हार के बाद यूरोप में जो वियना की संधि हुई थी उसने फिर से इटली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वहां पुराने रूढ़िवादी शासकों को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक, इस प्रकार इटली में एक बार फिर राजनीतिक विखंडन हो गया, जो इटली के एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी रुकावट थी। ठीक है, तो वियना की कांग्रेस क्या थी? इटली के एकीकरण में मुख्य प्रमुख बाधाएं थी। ये हो गया पहला। फिर आपको दूसरा क्या लिखना है, ध्यान से दूसरा लिखना है पोप का शासन। पोप का शासन भी इटली के क्रम में प्रमुख बाधा उत्पन्न की थी। पोप का शासन इटली के मध्य इटली के मध्य इटली के मध्य के बहुत बड़े इलाके पर पोप कब्जा कर रखा था। क्या कर रहा था? पोप ने कब्जा कर रखा था। वह अपने आप को वह अपने आप को ईसाई जगत का नेता समझता था। वह अपने निजी हितों के कारण इटली के एकीकरण के पक्ष में नहीं था। वो पोप जो था वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है, उसने बाहर से फ्रांस की सेनाओं बुलाकर रोम में तैनात कर कर रखी थी ताकि इटली के राष्ट्रवादी उससे रोम न छीन पाए। ठीक है, तो इस तरह क्या रहा बाबू, इटली के एकीकरण में प्रमुख दो बाधाएं थी। पहला वियना की संधि मतलब वियना की कांग्रेस, और दूसरा क्या था आपका? पोप का शासन। ये दो था प्रमुख बाधाएं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। अभी मैंने बताया था कि चाहे जर्मनी का एकीकरण हो चाहे इटली का एकीकरण हो, ठीक है, ये दोनों तैयार कर लेना है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या प्रश्न ये भी आ सकता है अथवा क्या आ सकता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ठीक है, ये दो तरह का प्रश्न पूछ सकता है, या तो इस तरह करके या इस तरह करके, लेकिन दोनों का उत्तर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर क्या लिखना है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इटली की एकीकरण की जो प्रक्रिया बाबू 21 शताब्दी में शुरू हुई, 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार था। इस प्रक्रिया का विवरण किस प्रकार था? इस प्रकार था। पहला क्या था? इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ठीक है, पहला कारण लिखना है कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्यों में बिखरा हुआ था, पहला कारण। दूसरा, इतालवी इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। जो इतालवी भाषा है बाबू इस संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। ठीक है, ये आपका दूसरा दो कारण हो गया। तीसरा कारण क्या था? तीसरा था जो कि 1830 ईस्वी के दशक में जुसेफे मेस्सीनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक संगठन स्थापित किया।
जो आपका जूसेफ मैथ्यूनी था बाबू, इसने इटली के एकीकरण में बहुत ज्यादा भूमिका निभाया था, ठीक ना। इसने क्या किया, एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी स्थापित किया था। ये प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न भी आया था, ठीक है, कि यंग इटली नामक गुप्त संगठन का स्थापित किसने किया था, तो क्या रखेंगे, जूसेफ मैथ्यूनी ने, जूसेफ मैथ्यूनी ने, ठीक है। ठीक है, फिर अगला आपको पढ़ लिखना है कि 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल, अनेक कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमानुएल द्वितीय आगे आया, ठीक है, द्वितीय आगे आया, ठीक है। फिर आपको अगला लिखना है कि सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमार्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए या इटली के एकीकरण पर संक्षिप्त क्या कीजिए, मतलब प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो आपको 5 प्रक्रिया लिखना था, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा, लॉन्ग वाला क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के, देखिए प्रश्न आ गया, लॉन्ग वाला प्रश्न आ गया, 6 नंबर का प्रश्न आ गया, ठीक है, कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप लेख लिखिए, ठीक है। इसका प्रश्न आएगा कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जर्मनी के एकीकरण का क्या कारण था, वो मैं बता दिया। अब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताना है, ठीक है। तो लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार है। प्रमुख चरण क्या है, इस प्रकार है। एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार है। पहला चरण क्या है कि प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। पहला क्या था आपका, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें लिखना है, अब इसमें लिखना है कि जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ, ठीक है। पहला आपका चरण हो गया। दूसरा चरण था संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा क्या था, संसदीय व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। क्या करने लगे बाबू, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। ये दूसरा चरण था। फिर आपका तीसरा जो चरण है, ध्यान से तीसरा चरण समझिएगा। तीसरा चरण है राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, ठीक ना। राष्ट्रीय की भावना क्या करना, जागृत करना, ठीक है। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी, ठीक है, तीसरा चरण। फिर चौथा चरण लिखना है कि राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास, ठीक है। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय राज्य क्या करना था, राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, चौथा चरण। फिर पांचवा चरण लिखना है कि उदारवादी विचारधारा का उद्भव राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, ठीक है। छठा लिखना है कि भूस्वामियों का समर्थन, उनका प्रसा बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उनका प्रसा, जो प्रसा के बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने क्या किया, इनका समर्थन किया। तो इस तरह इटली का एकीकरण क्या हुआ, संभव हुआ। तो ये इटली के एकीकरण का संक्षेप में विवरण था। आप इतना ही लिखेंगे तो पूरा फुल नंबर मिलेगा और आपका टोटल लॉन्ग वाला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। एकदम आसान पॉइंट लिखा गया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फिर आ गया, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। टिप्पणी, या अथवा ये प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसका मुख्य कारण था, ठीक है, उसका मुख्य कारण था। या तो इस तरह प्रश्न बोल देगा या इस तरह प्रश्न बोल देगा, दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम होगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। देखिए उत्तर में क्या लिखना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति थी, ये इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई 16वें का वंशागत
वंशानुगत शासन फ्रांस से समाप्त हो गया। फ्रांस में लोकतंत्र का आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। पहला क्या है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है, फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जो फ्रांस के लोग थे वो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म वालों पर अत्याचार किया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। लेत्र द कासे मतलब होता है बिना कारण बनाए केंद्र के आदेश पत्र। ठीक है, तो लेत्र द कासे का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। अतः जनता के असंतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। या करेगा, अतः जनता का जो असंतोष था, ठीक ना, वही क्या कर लिया? फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख रोल ले लिया, मतलब रूप ले लिया। ठीक है, दूसरा काम था मध्य वर्ग या बुजुर्ग वर्ग। ठीक है ना, मध्यम वर्ग या बुजुर्ग वर्ग या बुजुर्गा वर्ग। ठीक है, इसमें लिखना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का क्या हुआ? उदय हुआ। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आदि थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। ठीक है, नेपोलियन ने ठीक है कहा था। नेपोलियन ने ठीक है कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। स्वाधीनता क्या था? एक महज बहाना था। जिसने किसने कहा था? आपके नेपोलियन ने कहा था। ठीक है, तो इस तरह आपका दो कारण लिखना था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कारण है अयोग शासक। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। अयोग शासन। अयोग शासन में क्या लिखना है? कि क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई सोलावा था। वह एक अयोग शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई सोलावे के राज्यारोहण के समय जनता को बहुत आशा थी, लेकिन उसकी उदार दूरदृष्टता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर देना था कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो आपको मैंने 3 कारण बता दिए थे। ये भी कि आपको 3 कारण लिखना है और ये आपका 6 नंबर का प्रश्न था। लॉन्ग में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका ले लीजिए और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? क्या मूल सोच थी? ठीक ना, उत्तर लगभग 80 शब्द में देना है। आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, जो भी प्रश्न का उत्तर 80 शब्द देना है वो 4 नंबर का होगा। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है वो आपका 6 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, और इस तरह आप एग्जाम आएगा, एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा और 6 नंबर का प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या क्या मूल सोच थी? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर लिखना है कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों पर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई। सभी राज्यों में सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण में रखा गया था। ठीक है, नियंत्रण में रखा गया था। इस स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। ऐसे यहाँ पर लिखिएगा, ऐसे तरह प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था।
ठीक है, इस तरह क्या हुआ था, नाम मात्र से हुआ था। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। ठीक है, 80 शब्द देना था, 80 शब्द हो चुका होगा, लगभग कम या अधिक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जब भी क्लीन करूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपका 2024 में प्रश्न आया है और 2023 में प्रश्न आया है। ठीक है, दोनों सारे प्रश्न पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर लिखना है। आंसर क्या लिखना है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी सरकारों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है, जो जो जिनका विवरण क्या है, इस प्रकार है। पहला है संघ सूची। पहला क्या है, संघ सूची। इसमें प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर केंद्र सरकार का कानून बनती है। इन पर क्या होती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। क्या करती है, इस पर जो आपका केंद्र सरकार होता है वो प्रतिरक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय क्या करती है, कानून बनाती है। संघ सूची में पहला हो गया। फिर आपको दूसरा लिखना है राज्य सूची। दूसरा क्या लिखना है, राज्य सूची। राज्य सूची है, इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के विषय आते हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। फिर आपका तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह जैसे विषय शामिल है। इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों का है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, जो आपका समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र सरकार भी क्या करता है, कानून बनाता है, और राज्य सरकार भी कानून बनाता है। लेकिन जब इन दोनों में अगर टकराव हो जाए तो किनका बात माना जाता है, तो आपका केंद्र सरकार का बात माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। उत्तर लगभग 180 शब्दों में, सॉरी 80 शब्दों में, कितने शब्दों में है, 80 शब्दों में। और आपका प्रश्न 4 नंबर का है। कितना प्रश्न है आपका, 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तर लिखना है कि विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है और उसका संदेश है कि व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला क्या है, संबंधों को मजबूत करें, मतलब देश और देश के बीच क्या हो, संबंध मजबूत हो। ठीक है, पहला कारण है संबंधों को मजबूत करें। इसमें लिखना है कि सफल विदेशी व्यापार के लिए मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विस्तार विस्तार के संबंधों को विकसित करने और अनुबंधों को निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए उद्यमी होना चाहिए। ठीक है, तो आपका रहा पहला कारण। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, क्लीन कर देते हैं, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे कारण पर। ठीक है, कोई दो सुझाव पूछा है तो दूसरा आप लोग देखिए। दूसरा क्या है, भागीदारी और सहयोग। दूसरा क्या है, भागीदारी और सहयोग। दूसरा कारण क्या है, भागीदारी और सहयोग। इसमें लिखना है कि अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकती है। यह नए बाजारों में प्रवेश करने और स्थानीय विविधताओं को समझने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या था आपका, दूसरा पॉइंट था भागीदारी और सहयोग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके तीसरे कारण पर। तीसरा कारण क्या है, दो ही पूछा है, लेकिन आप तीन समझ लीजिए, कोई दो लिख दीजिएगा। ठीक है, तीसरा स्थानीय बाजारों का अध्ययन करें। तीसरा क्या है, स्थानीय बाजारों का अध्ययन करें। इसमें लिखना है कि विदेशी बाजारों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक निवेशक स्थानीय बाजारों को अच्छी तरह से अध्ययन करें और समझें। इससे नए अवसरों की पहचान की जा सकती है और संदेशों को साजगर्भ किया जा सकता है। संदेशों क्या कहता है,
साझ गर्भ किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह आशा करते हैं कि अब विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, इसका उत्तर हो गया है। फिर इस विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी 3 सुझाव बता दिया है, आप तीनों में से 2 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, कि सबसे पहले बताना कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया है। ठीक है, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो देखिए उसका उत्तर क्या लिखना है। इसका उत्तर लिखना है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, लिखना है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। बहुत बार बौद्धिक में पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपका महात्मा गांधी जी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला बौद्धिक प्रश्न बन सकता है इससे, और 2024 में 3 से 4 बार बन चुका है, 2023 में भी बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। ठीक है, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है और चल पा रहा है। यदि भारत के लोग अपना असहयोग वापस ले लें, मतलब सहयोग वापस ले लें, तो वर्ष भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार चल रही है तो उसका मूल कारण क्या है, आपका भारतीय लोग हैं। यदि भारतीय लोग अगर इनका साथ देना छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इनका ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। ठीक है, तो और इसमें क्या लिखना है, ये समझ में आया कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, पता चल गया। ठीक ना, अब इसमें इस आंदोलन के किन 2 कारणों को विवेचना कीजिए। तो चलिए 2 कारणों को विवेचना कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई कारण लिया है, आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं। ठीक है, पता लिखना है कि इस आंदोलन के प्रथम चरण में, इस आंदोलन के प्रथम चरण में लोगों को अपनी उपाधियां सरकार को लौटा देनी थी तथा सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषद, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए, किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा लिखना है इसमें, यदि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए दमन का रास्ता चुनती है तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अयोग्य आंदोलन भी आरंभ किया जा सकता है। ठीक है, यदि जो सरकार है वो आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी तो व्यापक स्तर पर देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा है कि गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग आंदोलन हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। क्या की? यात्राएं की। गांधी जी और शौकत अली ने असहयोग हेतु समर्थन जुटाने के लिए देश भर में यात्राएं की। ठीक है, फिर चौथा है कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में आयात में बड़ी गिरावट आई। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से फलस्वरूप विदेशी कपड़ों के भारत में क्या हुई, आयात में बड़ी गिरावट आई। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन 2 कारणों का विवेचना करना था, ये हो चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको साफ कर देते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024-2023 का प्रश्न है, PYQ ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को विवेचना कीजिए। उत्तर लगभग 150 शब्द दीजिए। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को विवेचना कीजिए। ठीक है, इसमें हाँ नहीं लिखना है कि निम्नलिखित कारकों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। उत्तर आपको लिखना है यहाँ से कि निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। पहला कारण है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती है क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा है कि उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियां के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है, उन्हें कम छुट्टियां दी जाती है। यदि उनको बीमार पड़ जाते हैं तो उनका जो वो अगर नहीं जाते उस दिन तो उस दिन उनका क्या कहता है, जो पैसा है वो नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर आपको तीसरा लिखना है कि उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता है। उन्हें अधिक से अधिक समय काम करना पड़ता है और अधिक समय काम भी करते हैं तो उनको उनका पैसा, उनका रुपया नहीं बढ़ाया जाता था। ठीक है, चौथा है कि
सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है तथा जब कार्य अधिक नहीं होता है तो नियोक्ता नियोक्ता श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। ठीक ना। जब कार्य अधिक नहीं होता है तो नियोक्ता क्या करता है, जो एम्प्लॉयर होता है इस श्रमिक को नौकरी से निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरह आपको बताना था कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना करना था। कि आपके 3 से 4 विवेचना थे, 4 समस्याएं थी जिनका उत्तर मैंने बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सत्ता की सर्वधारी क्यों आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सत्ता की सर्वधारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, बहुत आसान है कि लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि हाथ में की जनता सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और अनेक विचारों का उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। सबकी बातें क्या शामिल होती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कि सत्ता की सर्वधारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या करना है। आपका 4 नंबर का प्रश्न था, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। उत्तर 80 से देना है। ये भी आपका 4 नंबर का प्रश्न है और PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर वो देख लेते हैं कि भारत में भू उपयोग मतलब भूमि उपयोग प्रारूप भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपको बताना कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करना था। तो आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 4 नंबर का प्रश्न था। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक गतिविधियों की रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर लगभग 80 से देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। ठीक है, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर 80 शब्दों में देना है। तो आंसर क्या लिखना है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर जो आर्थिक गतिविधियों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में, 2 वर्ग में बांटा जा सकता है। पहला संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। ठीक ना, पहला है संगठित क्षेत्रक और दूसरा है असंगठित क्षेत्रक। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, फिर हम जानेंगे असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम असंगठित क्षेत्र जानते हैं क्या होता है। आप किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा का यहाँ पर पहला बना लीजिएगा, चाहे दूसरा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखना है असंगठित क्षेत्रक, पहले हेड लगा देना ब्लैक पेन से। अब इसमें लिखना है कि असंगठित क्षेत्रक छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है। ये इकाइयां अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इसमें नियमों और विनियमों का पालन नहीं होता है। यहाँ कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने
सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण से छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। किसमें? असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, तो इस तरह मैंने बता दिया कि असंगठित क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना था, इतना ही लिखना है। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं संगठित क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र के बारे में बढ़ते हैं। ये भी आपका असंगठित संगठित क्षेत्र, ये पहला है। ठीक है, पहला है संगठित क्षेत्र। इसमें लिखना है कि संगठित क्षेत्र में उद्यम अथवा कार्यस्थल आते हैं, यहाँ जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपका संगठित क्षेत्र का रहा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमें काफी लिख लीजिएगा। ये आपका रहा संगठित क्षेत्र, ये आपका रहा असंगठित क्षेत्र। ठीक है, असंगठित क्षेत्र, और ये आपका रहा प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्ग किया जाता है। पहला है संगठित, पहला क्या है संगठित, और दूसरा क्या है असंगठित। और मैंने दोनों के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर लगभग 80% देना है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपका पीवाई क्वेश्चन है। ये आपका पीवाई क्वेश्चन है। ठीक है, कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर हम देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक विधेयक पारित किया गया है। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को वर्ष में 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट, ठीक ना, मतलब 5 किलोमीटर के दायरे में निवास के निकट दिए जाने का प्रावधान दिया गया है। यह योजना 2010 तक संपूर्ण देश के सभी हैं 600 जिलों में लागू कर दी गई है। ठीक है, तीसरा को बताना था कि राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था, तो आपको इतना लिख देना है, पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा अपने मन से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये वाला पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कम शब्द लग रहा है तो आप अपने मन से थोड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों का स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्द देना है। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक जो शासन है वो अन्य शासन से कैसे बेहतर ये बताना है। तो जो आपके देश में इस समय जो शासन चल रहा है ये आपका लोकतांत्रिक शासन चल रहा है, और ये लोकतांत्रिक शासन जो अन्य शासन से बेहतर क्यों है इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखना है कि लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य शासन व्यवस्थाओं में नहीं है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है। पहला कारण आपका है जनमत पर आधारित शासन। जो लोकतांत्रिक शासन होता है उसमें जनमत पर आधारित क्या होती है शासन होती है। इसमें लिखना है यह शासन जनता की सामान्य इच्छा के अनुसार चलाया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण लिखना है कि उत्तरदायी या जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था। इसमें क्या होती है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, इसमें लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से जनता सरकार चुनती है। लोकतंत्र में वैधानिक तरीके से क्या होती है जनता क्या करती है सरकार को चुनती है, अतः सरकार भी जन कल्याण के प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा कारण है। तीसरा है समानता और स्वतंत्रता का पोषण। समानता और स्वतंत्रता का पोषण, इसमें लिखना है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जाति, वंश, रंग, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाते हैं। सभी नागरिकों को अपने विचार, भाषण, सभा आदि करने की छूट दी
जाती है, आपका तीसरा कारण है। ठीक है, चौथा का लिखना है कि व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, इसमें सभी नागरिकों को समान माना जाता है, सभी व्यक्ति गरिमा के साथ साथ जीता जाता है, उसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, रंग, भाषा, पेशा आदि का हो। ठीक है, तो इस तरह जो लोकतांत्रिक शासन है बाबू, ये अन्य अन्य व्यवस्थाओं से क्या बेहतर है, इसके बारे में आपको लिखना था। तो आपको ये 4 पॉइंट लिखना है और आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लोकतांत्रिक शासन अन्य शासन से बेहतर क्यों है। ये आपका पीवाई क्वेश्चन भी है और एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाइए। उत्तर लगभग 150 शब्द बनाए और आपका 6 नंबर का प्रश्न है और पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, सभी अंसार सेट में दिया था। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, समझाना है। ठीक है, तो लिखना है कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्धारक शक्ति है। यह क्षेत्र केवल भारत की जीडीपी में लगभग 15% का योगदान करता है, बल्कि भारत की लगभग आधी जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यह क्षेत्र क्या होता है? वो द्वितीयक उद्यमों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है, फिर आपको अगला इसमें लिखना है कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि का राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग इसमें और हम लिख लेते हैं, क्योंकि आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तभी तो आपको 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लिखना है इसमें कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। जो कृषि बाबू, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। सकल घरेलू उत्पाद कृषि योगदान का अनुपात अनुपात 1951 से निरंतर घटने का उपरांत भी यह देश में लगभग 54.6% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। ठीक है, निहितार्थ हैं। ठीक है, अब इसमें फिर लिखना है कि कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिक आधुनिकीकरण के भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र के स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। ठीक है, तो इस तरह आपको लिखना था। यदि आपने इतना लिख दिया तो आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं कि वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न क्या था कि आपको किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है वो आपको बताना था। 6 नंबर का प्रश्न है। अब इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आप इसका ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर 150 में देना है। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों को भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए उस एक एक भूमिका को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें और आगे क्या लिखना है वो देखिए। पहला उदारीकरण, दूसरा क्या है? पहला क्या है? उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण क्या लिखना है? उदारीकरण आपको लिखना है, इसको आपको ब्लैक पेन से लगा देना है। फिर लिखना है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। ठीक है,
सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण के व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये आपका पहला कारण हो गया। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की फ्रांस प्रक्रिया में लिखेगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको दो कारण लिखना था। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम चलते इसके तीसरे वाले कारण पर। तीसरा कारण क्या है? उन्नत प्रौद्योगिकी। क्या है? तीसरा है उन्नत प्रौद्योगिकी। चलिए, तो इसमें क्या लिखना है कि विश्व को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूरसंचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 150 शब्दों लिखना था, बस आपको इतना लिखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना करना है। तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है। फिर आपको पहला कारण उदारीकरण, दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और तीसरा है उन्नत प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस तरह आपको इतना लिखना था। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न क्लियर हो गया होगा। यदि मैंने जितना प्रश्न अभी तक करा दिया है, यदि आपने बस इतना क्लियर कर लिया हो तो 90 प्लस का सपना पूरा हो जाएगा। और आपका जो बच रहा है वर्विकल्य प्रश्न, मैंने ऑलरेडी सभी मोस्ट वांटेड वर्विकल्य प्रश्न करा दिया है और भी मैं कुछ वर्विकल्य प्रश्न करा दूंगा ताकि आपका 100 में 100 नंबर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर दे बाबू। बहुत मेहनत लगा है इतना लिखने में, बनाने में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।